हेलो एवरीबॉडी, मैं वेलकम यू ऑल। मैं विशाल भारती फिर से लेके आया हूँ आपके लिए। आज एज ए सब्जेक्ट हम ज्योग्राफी देखेंगे। कल हिस्ट्री हमने देखा और हमने एक नई चीज़ सीखी, किस तरीके से हम डाटा को अपने साथ प्रोसेस करेंगे, हम ईयर्स को किस तरीके से किसी भी चीज़ के साथ हम उसको मैनेज करेंगे। सब हेलो कह रहे हैं, हेलो एवरीबॉडी। और ये जो ज्योग्राफी का पोर्शन है, ये अगर आप एफकैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बहुत इजी है। बहुत ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं होने वाला है, बहुत इजी सेशन है। सिलेबस तो बहुत लगता है लेकिन सिलेबस बहुत है नहीं। और उसको फिर जब हम अभी एनालाइज करेंगे और जब हम पुराने पेपर्स देखेंगे तो पैटर्न वही रहेगा। पहले पुराने पेपर्स करेंगे और पुराने पेपर्स करने के बाद हम लोग उस मटेरियल पे आएंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि कल किया था। तो ज्योग्राफी में जब मैंने एनालाइज किया तो लास्ट 10 to 12 ईयर्स देयर आर ओनली 60 क्वेश्चंस विच केम। आपको मालूम है एफकैट जो होता है 2 पार्ट्स में होता है, फर्स्ट पार्ट 1 पार्ट 2, साल में 2 बार होता है। तो उसमें अगर 60 क्वेश्चंस आए हैं तो मैं एवरेज मान के चलता हूं 3 से 5 क्वेश्चंस हर एग्जामिनेशन में वो आपसे पूछ रहे हैं। और एरिया बहुत कंसंट्रेटेड है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी पूछ रहे हैं, बहुत कंसंट्रेटेड एरिया में पूछ रहे हैं। तो उसको हम पहले देख लेते हैं कि कहां कहां हमारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उस हिसाब से फिर हम आगे मूव करेंगे। तो ये सामने मैं आपके लिए लेके आया हूं, ये ज्योग्राफी का पूरा मैंने एनालाइज किया है। तो हमारा जो यूनिवर्स है, जो सोलर सिस्टम है, हमारा जो अपना मिल्की वे में सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है सन। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सन पर क्वेश्चंस आए हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सन इज करेक्ट। ये आया है 2012 में क्वेश्चन आया है। तो अब क्या हो सकता है, अब क्वेश्चन वो चेंज कर सकते हैं। वो इज मेनली कंपोज्ड ऑफ करके हाइड्रोजन, दिस इज ए करेक्ट थिंग, द सन इज कंपोज्ड मेनली ऑफ हाइड्रोजन। ओके, फिर क्या है, इट्स एनर्जी इज जनरेटेड बाय न्यूक्लियर कोलिजन इन इट्स इंटीरियर। ये दूसरा क्वेश्चन बनता है। इट इज कैलकुलेटेड दैट द सन कंज्यूम्स अबाउट 1 ट्रिलियन पाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एवरी सेकेंड, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब इसमें एक स्टेटमेंट मैं ऐड कर देता हूं। अभी लेटेस्ट रिसर्चेस से पता लगा है कि जो फोटोन हमारे पास तक पहुंचता है वो सन की जो मेन सरफेस है उससे निकलने से पहले वो कम से कम बिलियंस ऑफ ईयर्स उसमें ट्रैवल करता है। वो बनता है, ख़त्म होता है, बनता है, फिर ख़त्म होता है, और उसके बाद फिर जो बाहर का कोर है उसको वो एस्केप करता है, तब वो फोटोन हम तक पहुंचता है। तो ये एक एस्पेक्ट है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऑल ऑफ दीज थ्रीज आर करेक्ट, बट फॉर यू दीज 3 आर इंडिविजुअल क्वेश्चंस विच यू कैन जॉट इट डाउन, राइट। अभी पेन पेपर तैयार रखेंगे क्योंकि सेशन फास्ट होने वाला है। नेक्स्ट, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज नोन एज। नो, ये क्वेश्चन एक से ज्यादा बार आया है और इसको कहते हैं फोटोस्फियर। नाउ इसको कहते हैं फोटोस्फियर। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 2014 में आया है और फिर दोबारा थोड़ा सा चेंज करके द विजिबल पार्ट ऑफ द सन इज कॉल्ड, 2019 में आया है ये, और इसको फोटोस्फियर कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ द सन, ये इंपॉर्टेंट है। और आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सन ऑक्युपाइज हाउ मच परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सोलर सिस्टम। कितना एरिया वो करीब करीब ऑक्युपाई करता है। इट इज 99.8%। सोलर सिस्टम का 99.8% जो है वो सन ऑक्युपाई करता है। नाउ यू सी दीज नंबर्स आर बेसिकली हाउ मेनी क्वेश्चंस एट दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो ये अभी देखिए जो टॉपिक आप देख रहे हैं इसमें 4 क्वेश्चंस हमारे पास आए। 4 क्वेश्चंस पूरे सन पर आए हैं और पिछले 10-12 साल का ये शेड्यूल है। नाउ इसका मतलब क्या हुआ, सन हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया। मजेदार बात यह है कि अब तक प्लेनेट पे कोई क्वेश्चन नहीं आया, किसी भी प्लेनेट पे कोई क्वेश्चन नहीं है। अर्थ पे तो ऑफ कोर्स हो गई, लेकिन अगर प्लेनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कोई क्वेश्चन नहीं है। सन पे है। उसके बाद रोटेशन, रिवोल्यूशन, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सेक्टर बनता है जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं और रेगुलर वे में आ रहे हैं।
पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2015 का है। हाउ मेनी डेज मून टेक्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ? हाउ मेनी डेज इन ऑल इट टेक्स? 27 1/3। तो यहां पर थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जब हम कैलेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो जॉर्जियन कैलेंडर जो है, जो कैलेंडर हम लोग फॉलो करते हैं, जिसमें हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक जाते हैं, उसके अंदर जो उन्होंने डेज जो मंथ्स डिवाइड करे हैं वो सन के मूवमेंट, अर्थ के मूवमेंट सन के चारों तरफ करे हैं। और जो हिंदू कैलेंडर है वो क्या करता है, वो मून को टेकअप करता है और उस हिसाब से डिविजन्स करता है। खैर ये आउट ऑफ द सिलेबस बात हो जाएगी, लेकिन आपको मैंने बता दिया, मालूम होना चाहिए। तो 27 1/3 is the time taken by moon to revolve around the earth. Which one of the following best explains the occurrence of solar eclipse? Solar eclipse क्यों होते हैं, इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? कौन सा सेंटेंस इसमें से सबसे ज्यादा है जो एक्सप्लेन करेगा? 2016 का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है पोजीशन ऑफ द मून बिटवीन सन एंड अर्थ ऑन अ न्यू मून। दिस इज व्हाट इज द आंसर विच वॉज टेकन फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर। और ऑब्वियसली मून कहां पर होगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्लिप्सिस का हम देखते हैं, सोलर एक्लिप्स को हम देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लाइन्स रन्स पैरेलल टू इक्वेटर? नाउ ऑब्वियसली एवरीबडी नोज कि हमने अर्थ पर इमेजिनरी लाइन्स मानी हुई हैं, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स मानी हुई हैं। तो याद रखने के लिए लेटी हुई लाइन्स लैटिट्यूड्स और खड़ी हुई लाइन तो लॉन्गिट्यूड्स। तो जितने भी पैरेलल्स हैं इक्वेटर के वो सब लैटिट्यूड्स हैं, राइट। और फिर प्राइम मेरिडियन इज नोन एज, प्राइम मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज ग्रीनविच मेरिडियन, ग्रीनविच मीन टाइम हम बोलते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइम मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज ग्रीनविच मेरिडियन। ये देखिए क्वेश्चन सारे कहां से आ रहे हैं, रोटेशन, रेवोल्यूशन, अर्थ, मून, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स। अभी तक आप देख चुके हैं 4 क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं इन टॉपिक्स पर, अलग अलग ईयर्स के। ये 2020 में आया है फर्स्ट पार्ट में। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज इक्विनॉक्स means 2 days in a year when day and night are almost equal. If 21st March is an equinox, which is the next? Now this is the question. So 23rd September दो equinoxes होते हैं और वो वेरी करते हैं, वो 21st मार्च और 23rd सितंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। इक्विनॉक्स क्या होता है अभी हम डिटेल में आएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन बन रहा है, ये भी हमारे रोटेशन और रिवोल्यूशन पे बनेगा। The sun rises in Arunachal Pradesh 2 hours before it does in Swarka in Gujarat. What is the reason? ऐसा क्यों होता है? तो अब क्या वो जानना चाह रहा है? वो जानना चाह रहा है क्या लॉन्गिट्यूड के हिसाब से जो टाइम चेंज होता है वो आप समझ पाए हैं? तो आपको मालूम है लॉन्गिट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से हर लॉन्गिट्यूड में 4 मिनट का एक डिफरेंस आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या आंसर आएगा? Because it is situated further east about 30° longitude than Dwarka and the earth rotates from west to east. Because the earth rotates from west to east, क्या चीज होगी? पहले अरुणाचल प्रदेश में सन आएगा और बाद में वो गुजरात में पहुंचेगा। तो ये राइस का, अब मैं अगर एग्जामिनर हूं या आप स्टूडेंट एज एग्जामिनर बिहेव करने की कोशिश करें तो क्या हो सकता है? वो यहां सेट कर सकता है, सनसेट आपसे पूछ लेगा, तो आंसर आपको उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो चीज पहले आएगी ईस्टर्न साइड में होगी, वहां राइस पहले होगा और वहां पर सनसेट भी पहले होगा, राइट। देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ 4 मिनट्स पर लॉन्गिट्यूड। नाउ ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं दो जो अगले आ रहे हैं, ये 2014 और 2020 में पूछे हैं। उन्होंने कहा 38 पैरेलल इज ए बाउंड्री लाइन बिटवीन। नाउ 38 पैरेलल, नाउ क्यों आ रहा है ये क्वेश्चन? क्या आपको सारे पैरेलल्स याद करने, क्या आपको सारे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड याद करने? नहीं करने। ये उस साल न्यूज में था, इसलिए ये 38 पैरेलल के हिसाब से उन्होंने क्वेश्चन पूछ दिया, साउथ एंड नॉर्थ कोरिया। ना अगला, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच कंट्री? ना यहां पर अगेन इंडिया, अल्जीरिया, इजिप्ट यहां पास करता है, ईरान से पास नहीं करता है, डज नॉट पास। तो अब क्या करना है, आपने ये ध्यान रखना है कि एक पर्टिकुलर लाइन में कौन कौन से कंट्री आ रहे हैं
जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर करता है। सारे रटने नहीं है, यहां पर केवल आपको उसकी पोजीशनिंग देखनी। सो दीज वर द 8 क्वेश्चंस। अभी तक 12 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, विच वर देयर फॉर द एग्जामिनेशंस फ्रॉम रोटेशन, रेवोल्यूशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स, और टाइप ऑफ लैटिट्यूड्स में कैंसर आ जाता है, कैप्रिकॉन आ जाता है। तो जो आया है वो आपके सामने है। नेक्स्ट, अगला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, जो आता है, वो आता है सॉइल एंड कल्टीवेशन। क्या है क्वेश्चंस, देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। ये एक क्वेश्चन ऐसा है जो इनवेरिएबली लगभग हर एग्जामिनेशंस में आ जाता है। ब्लैक सॉइल सबको पता होता है इसका आंसर, लेकिन आप समझिए मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूं। नॉर्मली कोई भी एग्जामिनेशन होता है, उसमें जो पेपर का ट्रेंड होता है वो 90% सेम रहता है और 10% वो फ्लक्चुएट होता है। तो अब अगर आप 10% को पूरा करने के चक्कर में 90% छोड़ते हैं तो आप एक गलती कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या होगा, हो सकता है ज्योग्राफी में से जो मैं बता रहा हूं या हिस्ट्री में से मैं जो बता रहा हूं उसमें वो 10% का ट्रेंड आ जाए, 90 का ना आए, लेकिन बाकी में 90 का आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, ओवरऑल पेपर 90% उस ट्रेंड पे बनेगा। तो पहले वो 90% को मास्टर कीजिए, और अगर आप 90% मास्टर कर लेते हैं तो जो बचा हुआ 10% है उसमें कुछ ना कुछ आपको आता ही है, तो एक बहुत अच्छा एवरेज आप लेके एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। दिस इज व्हाट इट इज, इट इज कॉल्ड एज 90% रूल। नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स एनरिचेस नाइट्रोजन कंटेंट इन सॉइल। अब ये मल्टीपल क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो ये एक बायो का क्वेश्चन भी है, एक तरीके से सॉइल को एनरिच कर रहा है तो सॉइल के पॉइंट ऑफ व्यू से है, नाइट्रोजन साइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, लेकिन इसको मैंने फिलहाल सॉइल में रखा हुआ है। और जितने भी लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं, जो दालें होती हैं, जो पी होता है, ये सारे जो हैं वो होते हैं। इनमें से कोई भी आपके पास अगर आए, पी की जगह वो कोई दाल का नाम डाल दे, तब भी आपको मालूम होना चाहिए कि पल्सेस जो है वो नाइट्रोजनस करेक्टर इंक्रीज करती हैं सॉइल का। नाउ, दिस वाज इन 2011। अब यहां पर आ रहा है रॉक्स फॉर्म्ड ऑन द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मैटर आर कॉल्ड। जो रॉक्स, तो फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स आ गया। अब आप ध्यान से देखिए, ये सॉइल साइकिल है। माउंटेन्स रिवर्स जाती हैं, बराबर माउंटेन से टकराती हैं, रॉक्स को वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ती हैं, वो सॉइल आके, एलुवियल सॉइल आके वो प्लेन्स में जमा होता है। तो वो सॉइल जब इकट्ठा होकर फिर से रॉक बनाता है तो उसको इग्नियस रॉक्स बोलते हैं, राइट। तो ये एक सॉइल साइकिल है जो एक बार आपको अगर क्लियर हो जाएगा तो आप इसमें से क्वेश्चंस कर पाएंगे। इंडिया टॉप्स द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, नाउ माइका। ये मैंने यहां पर क्यों डाला हुआ है, ये बेसिकली यहां पे इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया जहां जहां टॉप करता है या फर्स्ट 4 में आता है वो आपको मालूम होना चाहिए, वो मैंने इसलिए यहां पे डाला हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज मोस्ट कंडक्टिव फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन। अगेन द सेम क्वेश्चन अराइजेज इन 2016, और वही ब्लैक सॉइल हमको मालूम होना चाहिए। नाउ, ये एक अलग तरीके का क्वेश्चन है, जो 6th क्वेश्चन अभी भी हम इसमें कर रहे हैं। What is the splash and burn agriculture in Indonesia called as? नो, थोड़ा उस साल का ये ट्रेंड में, ये वो 10% वाला क्वेश्चन है जो मैं भी आपको बता रहा था, लेकिन ये भी ऐसा नहीं है कि अपने आप ही दे दिया गया है। उस साल ये कहीं ना कहीं न्यूज में रहा होगा, इसलिए आया, और उसको झूम कल्टीवेशन बोलते हैं, राइट। विच स्टेट इज द लार्जर प्रोड्यूसर ऑफ बनाना? ऑब्वियसली तमिलनाडु इन इंडिया इज द स्टेट विच हैज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ बनाना। 2017 का क्वेश्चन। नाउ, दिस वाज ऑल विद द सॉइल। ये 7 क्वेश्चन अभी तक सॉइल के आए हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टर्म्स इन द न्यूज। जब आप न्यूज सुनते हैं या न्यूज देखते हैं या उस पर्टिकुलर ईयर, जैसे अभी आपका एग्जामिनेशन है 12 से 14 तारीख, तो आप ये मान के चलिए कि इससे 6 महीने पहले रेलेवेंट है। पूरा 1 साल का कर ले तो नथिंग लाइक इट। मतलब आपके लिए क्या, 2021 से लेकर अब तक का जो पोर्शन है, जनवरी से अब तक का, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसमें क्या है, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स हम न्यूज में सुनते हैं। जैसे 2011 में कार्बन क्रेडिट करके एक वर्ड आया था, तो इसका मतलब क्या होता है,
कार्बन क्रेडिट दिया जाता है किसी भी कंट्री को, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कितना रिडक्शन कर रहा है ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन में। तो अभी जो कल का बजट आया है उसमें जो उन्होंने रखा है कि 2070 तक वो जीरो एमिशन करेंगे, जीरो एमिशन पे लेके आएंगे उसको। नाउ दिस इज ए बिग टास्क, क्योंकि फॉसिल फ्यूल बहुत तेजी से घट रहे हैं, तो कार्बन एमिशन उस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, वो ग्रीन हाउस गैसेस बनाता है, और फिर वहां से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो ये हमको पता है। तो कार्बन क्रेडिट करके ये वर्ड था जिस पर ये क्वेश्चन आया है। फिर क्वेश्चन आया है ग्रीन रेवोल्यूशन पे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? इट इज सेल्फ डिपेंडेंस इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन। हम फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में सेल्फ डिपेंडेंट हों, हमारे पास सरप्लस फूड्स हों किसी भी चीज के। और ये कौन से मोटे अनाज माने जाते हैं? मोटे अनाज मतलब व्हीट, पल्सेस, ये सारी चीजें मानी जाती हैं मोटे अनाज। जो फूड ग्रेन्स हैं वो हमारे पास इतनी मात्रा में हो कि हम यूज करने के बाद उसको एक्सपोर्ट करना चाहें या स्टोर करना चाहें, हम उनमें से कुछ भी कर पाए। तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन है, इसको ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो ये यहां पर है। इसी तरीके से व्हाइट रेवोल्यूशन, मिल्क प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात होती है। एक और टर्म आता है जिसको कहते हैं विजिबल हॉराइजन, और ये जो टर्म है एस्ट्रोनॉमी का टर्म है, और इसके अंदर क्या कहा जाता है? द सर्कल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द अर्थ एंड द कोन ऑफ विजुअल रेस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप जहां पर खड़े हैं, जहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, वहां से कौन कौन सी लाइट का पॉइंट पास हो रहा है, उस पर्टिकुलर चीज को विजिबल हॉराइजन, जो आप हॉराइजन देख सकते हैं आपके ऑब्जर्वेशन के पॉइंट से, राइट? ये इसका आंसर है। इसके बाद आ गया ब्लैक रिवॉल्यूशन। ये फिर 2013 में कहीं न्यूज में रहा होगा, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन बना और ये एग्जामिनेशन में पूछा गया है। और इसका मतलब है अब हम सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं किस पे? ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम एंड क्रूड ऑयल। हमें जितना रिक्वायर्ड है वो हम प्रोड्यूस कर पाए, वो हम अपने पास बना पाए। तो इसको ब्लैक रिवॉल्यूशन बोला गया है। तो व्हाइट इज फॉर मिल्क, ब्लैक इज फॉर पेट्रोल एंड क्रूड ऑयल, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन फॉर ग्रेन्स। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ज्योग्राफी जो मैंने देखा, दैट इज एयर मूवमेंट एंड अकॉर्डिंग टू इट रेन्स, जो मानसून आप बोलते हैं। इंडिया इज ए मानसून ड्रिवन कंट्री। तो यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आए हैं पिछले सालों में। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिकल विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम सी टू लैंड कॉजेज समर मानसून इन इंडिया? अब ये क्वेश्चन है, तो ये साउथ वेस्ट टर्ली जो होते हैं, जो विंड्स होते हैं, वो हमें समर मानसून देते हैं। अब ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, इनको एक बार हम डिटेल में देख लेंगे कैसे इसको हमें करना है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ द विंड्स कैसे कैसे होती है वो हमें अगर थोड़ा सा आइडिया होगा तो हमें ये याद नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मोटे तौर पे अभी ये याद रखिए कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन की जो विंड्स होती हैं वो हमें रेंज देती हैं हमारे लैंड पर जब समर्स होते हैं, राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम रिट्रीटिंग मानसून्स? ना, कौन सा एरिया ऐसा है इंडिया का जो रेनफॉल रिसीव करता है जब रिट्रीटिंग मानसून होता है? रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है? जब मानसून डिस्टरबेंस की वजह से अब खत्म हो रहा है, अब जा रहा है, अब हवाएं वापस जा रही हैं, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो तमिलनाडु की जो कोस्ट है वहां पर काफी बारिश होती है रिट्रीटिंग मानसून की वजह से। 2016 का क्वेश्चन है। Now, the areas in India which receive approximately an average of more than 200 centimeters of rainfall. अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये एरियाज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किधर है? नॉर्थ ईस्ट में। पार्डन मी फॉर दिस, थोड़ा सा ओके। तो और जो चीरापूंजी है, जो सबसे ज्यादा रेनफॉल का एरिया है, वो भी कहां लाई करता है? वो नॉर्थ ईस्ट में ही लाई करता है। तो ये क्वेश्चन बनता है एक। इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है आइसोथर्म्स पर। ये क्या होते हैं? तो दे आर इमेजरी लाइंस, मैप पे जो ड्रॉ होते हैं,
और ये क्या दिखाते हैं, ये टेम्परेचर कंडीशंस को दिखाते हैं उस पर्टिकुलर प्लेस की, टेम्परेचर कंडीशंस को दिखाते हैं कि कितने से कितने डिग्री का टेम्परेचर का वहां पर फ्लक्चुएशन है, उनको बोलते हैं आइसोथर्म्स, राइट। नाउ अब वो पूछ रहा है कि रिट्रीटिंग मानसून अक्कर कब होता है, तो इट अकर्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो नॉर्मली क्या होता है हमारे देश में, जून के आसपास मानसून आने शुरू हो जाते हैं और अक्टूबर तक वो रिट्रीट करते हैं। तो जो समर पोर्शन का सेकेंड हाफ है वहां पर हमें ये अच्छी रेनफॉल मिलती है इससे। अब जो टॉपिक आ रहा है ये आपका मेन टॉपिक है। आपने देखा सॉइल्स पे 5 क्वेश्चन है, इससे पहले हमने सन पे देखा था 4 क्वेश्चन है, लेकिन ये जो लोकेशन ऑन मैप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताता हूं, ये आएगा ही आएगा, और इसमें जो प्लेसेस इंपॉर्टेंट रही हैं न्यूज में, जो एरियाज इंपॉर्टेंट रहे हैं न्यूज में, उसमें से क्वेश्चन उठाते हैं। अब उसमें से क्वेश्चन उठाते हैं, कैसे उठाते हैं, आपको उसको कैसे कवर करना है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या है। श्रीनगर इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ रिवर, तो रिवर के बैंक पर कौन सी सिचुएशंस है उस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैंने एक साथ ले लिए हैं जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि कैसे कैसे वो करा है। तो झेलम रिवर है। नाउ हाउ विल यू लर्न दिस, कि भाई एक क्वेश्चन आ जाता है कि सर हम इसको कैसे याद करेंगे, तो मैंने आपको एक मेथड दिया था जिसको बोलते हैं पर्सनल मीनिंग सिस्टम। आप अपना मीनिंग बना सकते हैं। अब देखो भाई, श्रीनगर, श्रीनगर जैसे ही वर्ड आपके दिमाग में आता है, आपके साथ जो सबसे पहला पिक्चर आपके दिमाग में आता है दैट कैन बी योर विजुअल। अब जैसे ही श्रीनगर आता है मेरे दिमाग में डल लेक आता है। अब आतंकवादी नहीं आता है, पहले आता था, अब डल लेक आता है, अब गुरुथ कश्मीर का जो है वो आता है, पहाड़ आते हैं जहां पर स्नो। अब आप देखिए पहाड़ तो देहरादून में भी हैं, पहाड़ कोई ऐसी चीज आपको देखनी है जो केवल कश्मीर को, श्रीनगर को डिनोट करे। तो श्रीनगर को जो भी जैसे ही वर्ड मैंने बोला, मेरे दिमाग में अगर डल लेक आता है, ठीक है मैंने उसको पकड़ लिया, और साथ में झेलम। अब श्रीनगर में जब स्नोफॉल होती है तो जो डल लेक होता है वो जम जाता है और वहां के लोग बहुत झेलना पड़ता है उनको, झेलम। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ आई क्रिएटेड ए स्मॉल स्टोरी एंड जस्ट kept the 2 words together, और ये मुझे हमेशा के लिए याद हो गया। नेक्स्ट, इसी के साथ झेलम कहां से आती है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 2012। ये भी 12 है, ये भी 12 है, और ध्यान से देखिए ये फर्स्ट एग्जामिनेशन है, ये सेकेंड एग्जामिनेशन है। ज्यादा मेहनत नहीं करते एग्जामिनर भी, वो कहते हैं कि कहीं से फर्स्ट फटाफट पेपर पूरा करना है उन्हें। तो पेपर कैसे पूरा करा उन्होंने कहा अच्छा झेलम आया था, चलो फिर से झेलम पूछ लेते हैं। उन्होंने अब पूछा कि झेलम कहां से इमर्ज होती है, तो वेरीनाग से ये झेलम का जो ग्लेशियर है वहां से ये स्टार्ट होती है। तो ये एक क्वेश्चन आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए 2013 में, ये भी एग्जामिनर ने कहा ना ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, आराम से काम करते हैं, तो उन्होंने कहा चलो इस बार झेलम नहीं पूछते हैं, इस बार सतलज पूछ लेते हैं। तो सतलज के लिए 2013 पहला रकास लेक। नो क्यों आया होगा, क्योंकि उस साल ये कहीं इंपॉर्टेंस में आया होगा, न्यूज में कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से उन्होंने ये चीज पूछी, ऐसा हो सकता है। मैंने जो चेक करा है मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये पाया है कि कुछ ना कुछ उस साल उस चीज से रिलेटेड हुआ था जिसकी वजह से ये आया है। हमें सब नहीं याद करने हैं, हमें रेलेवेंट चीजें याद करनी है। तो ये हो गया। अब उसके बाद आ जाता है बलिहार हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन जे&के इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर। चिनाब, बागलीहार। अब बागलीहार कुछ वर्ड नहीं है, कुछ भी इस दिमाग में नहीं आ रहा, तो क्या कर सकते हैं, इस वर्ड को हम तोड़ मरोड़ के अपने यूज में ला सकते हैं। कैसे लाएंगे, बैग एक लिया है और उसमें हमने चने डाल लिए हैं चबाने के लिए। नो व्हाट आई हैव डन, आई हैव कन्वर्टेड द एंटायर सिनेरियो। उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब मेरे पास एक बैग है जो मैंने ले रखा है और उसमें मैंने चने डाल रखे हैं चबाने के लिए। नाउ यू कैन रिलेट
और दिस पॉइंटर, दिस इंडेक्स विल कम हैंडी इन द एग्जामिनेशन, बिकॉज जैसे ही वहां पे आप इनमें से ऑप्शन देखोगे आपको तुरंत अपना स्टोरी याद आएगा, आपका ब्रेन कमाल का एक्टिव होता है, ये बहुत तेजी से विजुअल्स पकड़ता है। आपको मालूम है स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इसको यूज करना है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके नाउ वी प्रोसीड फर्दर। ऑन विच रिवर इज बर्लिन सिटी सिचुएटेड? भाई इंडिया तो इंडिया, ये तो इंडिया के बाहर चले गए। अब इन्होंने पूछा बर्लिन कहां है, तो स्प्री। आपको समझ में आ गया होगा कैसे याद करना है। बस मैं अब आपको आंसर्स बताता जा रहा हूं जिससे कि आप तक वो क्वेश्चंस एटलीस्ट सारे पहुंचे जो आए हैं। नेक्स्ट, ऑन विच रिवर बैगलीहार डैम इज बिल्ट? अगेन द सेम क्वेश्चन इन 2017। बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी है, क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चंस इधर से उधर। मैंने वो बोला 90% रूल। आप देखिए पूरा पूरा क्वेश्चन, इतनी बड़ी ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन रिवाइज हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है, वो आपसे कुछ स्पेसिफिक जानकारी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो एफकैट में बच्चा आ रहा है क्या उसको ये मोटा मोटा चीज पता है। ओके नाउ, गुवाहाटी इज ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? 2018 ब्रह्मपुत्र। नाउ 2018 में अगर आपको हर साल बाढ़ आती है, लेकिन 2018 में एक बाढ़ आई थी जो काफी, जिसने डिस्ट्रप्शन किया था। तो गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र ये आपको याद करना है। और कैसे याद करना है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। सलाल प्रोजेक्ट इज ऑन द रिवर चेनाब। अब कश्मीर से रिलेटेड दो क्वेश्चन झेलम के आ गए, अब दो चेनाब के आ गए हैं। चेनाब से रिलेटेड सालल प्रोजेक्ट, जितने साले हैं सबके लिए ये चना इकट्ठा किया जा रहा है, क्योंकि सलाल प्रोजेक्ट जो है वो वहां पर ये यूज होगा। विच रिवर्स फ्लो इनटू द अरेबियन सी? नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अभी था अराइज कहां से हो रही है, अब है कि वो जाति कहां पर है। तो जाति कहां पर है, अरेबियन सी में कौन कौन सी होती है? बोथ बी एंड सी, नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों अरेबियन सी में जाके खुलती हैं। विच रिवर इज वॉशिंगटन डीसी सिचुएटेड? नाउ फिर से फॉरेन कंट्री चले गए और पोटोमैक इज द आंसर। वॉशिंगटन डीसी कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है? अब ये रिवर्स के बाद लोकेशंस में डेजर्ट आ जाता है। विच डेजर्ट इज नॉट लोकेटेड इन एशिया? ठीक है, सहारा डेजर्ट इज नॉट लोकेटेड इन एशिया। गोबी इज देयर, थार इज देयर, अरेबियन डेजर्ट इज देयर, एशिया का पार्ट है ये। और सहारा जो है आपको पता है कहां है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वाटर बॉडीज आर कनेक्टेड बाय स्वेज कैनाल? 2014 का क्वेश्चन है। और ये 2014 में अगर आपको याद हो तो देयर वाज ए कंट्रोवर्सी बिटवीन इजराइल एंड इजिप्ट एंड ऑल दोस कंट्रीज रिलेटिंग टू स्वेज कैनाल। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है जहां पे मेडिटेरेनियन सी और रेड सी जो है वो आपस में जोड़ी जाती हैं स्वेज कैनाल से, और जिसकी वजह से अफ्रीका का पूरा डिस्टेंस बच जाता है शिप्स का जाने के लिए। ओके, तो रेड सी का रेड और मेडिटेरेनियन का मिडी, और फिर हो गया स्वेज कैनाल। तो आप इसको बड़े आराम से रिलेट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजिएस्ट ओशन रूट इन द वर्ल्ड? नाउ ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2011 का क्वेश्चन है। अगर आपको ध्यान हो तो लगभग 2010-9 से एक कोल्ड वॉर चल रहा है बिटवीन चाइना, अमेरिका, रशिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि उनको समुद्र के रास्तों पर अपना वर्चस्व चाहिए, दे वांट टू बी मोर ऑन इट। तो यहां पर नॉर्थ अटलांटिक ओशन है जहां पर ये सबसे ज्यादा बिजिएस्ट रूट है ओशन का वर्ल्ड में, और जिसका इसके ऊपर कब्जा रहेगा, जो सुप्रीम रहेगा उस एरिया में, ऑब्वियसली वो वर्ल्ड को लीड करेगा, और इसके लिए ये सारी लड़ाइयां हो रही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? नो। कंट्री कैपिटल इंडोनेशिया जकार्ता, मालदीव्स माले, जिम्बाब्वे हरारे, नॉर्थ कोरिया एंड सियोल। ये इन्होंने कहा है विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नाउ अगेन ये कैसे कैसे करना है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ये 2014 का क्वेश्चन है। अब देखिए अभी हम 15 क्वेश्चन कर चुके हैं, 15 क्वेश्चन कर चुके हैं केवल प्लेसेस इन न्यूज पर।
जो आपको मालूम होना चाहिए कि कहां लोकेटेड है। कैलेडो नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? राजस्थान। तो मैंने राजस्थान में कैलेडोस्कोप बहुत देखा जाता है, वहां पे सब लोग बहुत कैलेडोस्कोप देखते हैं। नाउ आई कैन रिलेट इट। ठीक है। नाउ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑब्वियसली जहां से मैं आपसे बात कर रहा हूं उत्तरांचल में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, ये सिचुएटेड है। काजीरंगा नेशनल पार्क, अब देखिए नेशनल पार्क्स आ गए हैं लाइन से 2-3। काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोस। अभी क्वेश्चन ये कहीं नहीं आया है कि ये कहां है, अब आपको ढूंढना है ये कहां है, और ये आने वाला क्वेश्चन हो सकता है इस एग्जामिनेशन में। ये मैंने आपके लिए लिख दिया है, सिचुएटेड वेयर। नाउ फाइंड इट आउट एंड टेल इट टू मी। इंडियाज परमानेंट रिसर्च स्टेशन। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। इंडिया का परमानेंट रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री के नाम से है, पर ये कहां पे है? सिचुएटेड इन वेयर? इट इज सिचुएटेड इन एंटार्क्टिका, नॉट इन इंडिया। नाउ ये बहुत न्यूज में था और अभी भी वहां पर ये एस्टैब्लिश्ड है, वहां पे बराबर रिसर्चेस हो रही हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें वो वहां से हमको भेज रहे हैं, इंफॉर्मेशन हमको भेज रहे हैं जिससे हम चीजों को देख पाए। और ये 2011 का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन इस बार के लिए फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसके साथ 2 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। व्हाट इज रेडक्लिफ लाइन? बाउंड्री डिमार्केशन लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, दिस इज वन। देन व्हाट इज एलओसी? देन व्हाट इज द लाइन कॉल्ड बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान? अभी आपको मालूम है, न्यूज में रहा है। और चाइना और इंडिया की जो लाइन है उसे क्या कहते हैं? ये थोड़ा सा इस पर वर्कआउट करिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं इस बार। नाउ वेयर इज इंदिरा पॉइंट लोकेटेड? आपको मालूम है दिस इज द फारदेस्ट साउथ पॉइंट ऑफ इंडिया। इट इज लोकेटेड इन निकोबार आइलैंड, जो इन्होंने आंसर लिया है। विच आइलैंड इज लोकेटेड बिटवीन रशिया एंड जापान? आपने कुरिल्स आइलैंड का सुना होगा, ये 2018 का क्वेश्चन है, उस समय न्यूज में बहुत रहा था ये, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासेस आर नॉट इन इंडिया? तो अभी आपने देखा डेजर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिवर के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बात करी, फिर उन्होंने बात करी पार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेशनल पार्क्स कौन कौन से हैं, फिर उन्होंने आपसे बात करा कि माउंटेन्स पे क्या क्या है, फिर अब पासेस पे आ गए। तो खैबर पास जो है वो इंडिया में नहीं है, बाकी तीनों पास इंडिया में है। तो क्वेश्चन इसको घुमा के भी पूछ सकता है और वो ये तीनों पास देगा और ऑल ऑफ द अबव कर देगा, तो भी आप कर सकते हैं। नाउ रीगा इज द कैपिटल ऑफ विच सिटी? लैटविया। अब ये कुछ क्वेश्चन है जो 10% वाले में है। लैटविया। तो लता जी क्या करती हैं? राग, रीगा। तो राग, you can change the scenario and know it. Which is the capital of Estonia? Tallinn. Okay. Oldest mountain range in India is Aravalli. Aravalli mountain. Which is the capital of Colombia? Bogota. Now, 25 questions. Out of 60, 25 questions from the places on the map. अंडरस्टैंड करिए मेरी बात को। पर आप मैप के सारे प्लेसेस याद नहीं कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ मैं एक लिंक डालूंगा, वो मैंने आपके लिए स्पेशली निकाला हुआ है, और वो लिंक आपको मिलेगा जिसमें हमने पूरा आपके लिए जो 2021 से अब तक इंपॉर्टेंट जगह हैं वो नोट करी हुई है। दमन किस लिए इन न्यूज था ये भी है, तो ये आपको करना है, ज्यादा नहीं है इसमें। इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करेंगे तो देयर आर 47 प्लेसेस, देखिए रेदर 49 प्लेसेस, एंड इंटरनेशनल प्लेस में 52 से अगर आप शुरू करेंगे तो ये इंटरनेशनल है, ये भी ज्यादा नहीं है, मतलब लगभग अगर आप 75 प्लेसेस को रिलेट कर लेते हैं केवल पीएमएस मेथड से। आपको क्या करना है, जो भी वर्ड है उसका पीएमएस बनाना है, क्या हुआ पीएमएस बनाना है, जगह का पीएमएस बनाना है, खत्म।
आपका आंसर हो गया। ये 75 प्लेसेस में मुझे लगता है कि अगर 2 क्वेश्चन कोई ज्योग्राफी के आएंगे तो वो इसमें से आएंगे, इसके बाहर से नहीं आएंगे। जितना मैंने अभी तक स्टडी किया है इतने सालों में, मैंने ये देखा है जो चीज रहता है, जैसे अब ये लिटानी रिवर है, टन्स ऑफ डेड फिश वॉश अप ऑन द शोर ऑफ पॉल्यूटेड लेबनीज लेक, तो कहां पूछेगा? लेबनान में है। तो इस तरीके से वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। तो चाइना और जापान का डिस्प्यूट चल रहा है सैनकोकवा आइलैंड्स के लिए, तो आपको मालूम होना चाहिए। नाउ वो क्या कर रहा है, वो बहुत ही चालाकी के साथ ज्योग्राफी को करंट अफेयर्स के साथ रोक रहा है, वो दोनों को मिक्स कर रहा है। वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आपको पूरा एटलस याद हो, और उसकी जरूरत भी नहीं है आपको करने की। तो ये आपको मिल जाएगा लिस्ट नीचे, और उससे फिर आप इसको कर सकते हैं। नाउ आगे चलते हैं हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हमने कवर करा, 25 क्वेश्चन मीन्स अ लॉट। अब बचा कुछ नहीं है, अब एटमॉस्फेयर। अब फिर हम छोटे छोटे चैप्टर्स पे जाते हैं। एटमॉस्फेयर में क्या है? इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर आर द कम्युनिकेशन सैटेलाइट लोकेटेड? आइनोस्फेयर। तो अभी आपने क्या करना है, आपको हायरार्की मालूम होना चाहिए एटमॉस्फेयर के लेयर्स की, और वो किस लिए यूज होता है, हम कहां पे उसमें क्या करते हैं, राइट। तो रेडियो वेव्स कहां पर होते हैं, कहां पर आइनोस्फीयर में हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट पुट अप करते हैं। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, राइट। तो ये हमको मालूम होना चाहिए, और ये कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं इसमें। नाउ विच गैस रिजल्ट्स इन ब्राउन क्लाउड एटमॉस्फेयर? तो फॉसिल फ्यूल एंड बायोमास की जो गैसेस होती हैं वो ब्राउन क्लाउड एटमॉस्फेयर। नाउ दिस इज अ वर्ड जो 2019 में यूज हुआ है, आया है। इसके अलावा एटमॉस्फेयर पे और क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो इक्विपमेंट्स पे ज्यादातर आ जाते हैं, जैसे विंड स्पीड कैसे मेजर की जाती है, तो एनीमोमीटर से भी इसकी जाती है। या टेसियोमीटर जो है इंस्ट्रूमेंट, वो क्या करता है, वो इंटेंसिटी को देखता है किसी भी चीज की। फिर वो पूछेगा नॉटिकल माइल्स जो है, जो यूनिट है, ये किस चीज का है, ये लेंथ का है, ये समुद्र में कितनी नॉटिकल माइल्स तक हमारा डिस्टेंस है जहां इंडिया का वो होगा। तो इस तरीके से वो नॉटिकल माइल्स में, नॉटिकल माइल्स आपको केवल याद रखना है, माइल जो है वो लेंथ का है, तो लेंथ से आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। और ये समुद्र के पॉइंट ऑफ व्यू से, सी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिया जाता है। नाउ दिस वर द 60 क्वेश्चंस which came across in last 12 years, right? Now we'll just look कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला हमने देखा हमारा एटमॉस्फेयर के चैप्टर से क्वेश्चन बन रहे हैं, ओके। फिर इसके बाद हमने देखा प्लेसेस इन न्यूज कहां पे लोकेटेड है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से 25 क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा सम है, मैंने जैसे कि आपको बताया। और ये सारे क्वेश्चंस रिलेटेड हैं जो रिवर्स से रिलेटेड हैं, प्लेसेस से रिलेटेड हैं, और ये हमने सारे क्वेश्चंस देखे अभी। मैं आपको सजेशन दे रहा हूं कि मेरे कराने के बाद भी आप इस वीडियो को 1-2 बार देखें, पॉज करें, आराम से क्वेश्चन नोट करें, अभी जल्दीबाजी ना मचाएं, अभी केवल समझे मैं क्या आपको समझा रहा हूं। क्वेश्चन है, सर रिपीट अगेन 8 क्वेश्चंस 13 क्वेश्चन तक प्लीज, 8 से 13 क्वेश्चन तक, ओके। मैंने आपको वही बोल रहा हूं कि सेशन में आपने ऑलरेडी इसको दोबारा देख सकते हैं, ये यूट्यूब पे रहेगा, ये कहीं जाने वाला नहीं है, राइट, ओके। तो लोकेशन ऑफ मैप मैं बता रहा था इंपॉर्टेंट है, हमें काफी चीजें कवर करनी है बेटा, इसलिए मैं आपको अभी नहीं बता पा रहा हूं, कोई बात नहीं। सर वेयर फ्रॉम वी कैन डाउनलोड दिस लिस्ट? डोंट वरी, जो ये लिंक आपको ये यूट्यूब पे जो ये वीडियो मिलेगा उसके साथ आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, ओके। इसके बाद 2 टॉपिक हमने देख लिए। तीसरा टॉपिक क्या इंपॉर्टेंट था, जिसमें से अभी तक 5 क्वेश्चन आए हैं, एयर एंड रेन्स, मानसून, समर मानसून, विंटर मानसून, रिट्रीटिंग मानसून, डायरेक्शन ऑफ द विंड्स, और कहां पर रेनफॉल सबसे ज्यादा होती है। अब जो इसके अलावा क्वेश्चन बन सकता है जो अभी तक नहीं पूछा गया, वो क्या बन सकता है कि कहां पर रेन शेडो एरियाज हैं। ये थोड़ा सा इस पे वर्कआउट करिएगा, देखिएगा रेन शेडो एरियाज क्या होते हैं और कहां पर होते हैं, ओके। फिर हम बात करते हैं
जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरी ज्योग्राफी में हमको मिला वो आया इंपॉर्टेंट टर्म्स इन न्यूज। कुछ नहीं करना है, आपने गूगल पे जाना है, हमने तो निकाल के रखा हुआ है आपके लिए। जब डिटेल में पढ़ाई होती है तो हम सारी चीजें करते हैं, अभी क्योंकि केवल रिवीजन सेशन है। तो आपने क्या करना है, आपने डाला है इंपॉर्टेंट टर्म्स इन न्यूज इन लास्ट 1 ईयर फॉर ज्योग्राफी, सारे आ जाएंगे। उसमें देख लीजिए क्या क्या रेलेवेंट आपके चैप्टर से है। देखिए आपके चैप्टर से क्या रेलेवेंट है, ये ऑलरेडी मैं बताता जा रहा हूं आपको। फिर सॉइल पर क्वेश्चन आ जाता है, और इंडिया या वर्ल्ड में किस चीज का प्रोडक्शन कितना है। जैसे क्वेश्चन एक आया था, डायमंड का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां होता है, तो नंबर 1 कौन है ऑब्वियसली, और इंडिया का रैंकिंग क्या है, फर्स्ट 4 में अगर इंडिया है तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। और उसके बाद आ जाता है जो टॉपिक, वो आ जाता है लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, मेरिडियंस, राइट। ये सारी चीजें आपको इस पर्टिकुलर एरिया से क्वेश्चन आएगा। और जो आखिरी टॉपिक मैंने सबसे पहले कराया था, दैट इज सन। ये टॉपिक्स हैं जहां से ज्योग्राफी के अभी सारे क्वेश्चंस आए। सो वी कैन टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक सो दैट यू कैन रिलैक्स अ बिट, थोड़ा सा मूव करिए और थोड़ा समझिए, और उसके बाद हम दोबारा आते हैं। अब हम इसको, इन टॉपिक्स को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। थैंक यू।
ओके, वेलकम बैक। ब्रेक यूटिलाइज किया होगा। ब्रेक में 5 मिनट का ब्रेक होता है, इसमें बिल्कुल पढ़ाई के बारे में नहीं सोचना होता है। गाना गुनगुनाओ, पानी पियो, इधर उधर घूमो और वापस आ जाओ। ओके, चलते हैं आगे। तो अभी हमने देखा कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहाँ से क्वेश्चंस होते हैं, और अभी के अभी हम इसमें वो लिस्ट डाल रहे हैं जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस न्यूज़ में रही हैं, और वो आपके लिए कंपाइल कर दिया है, वो आपको मिल जाएगा। और कोशिश क्या करिए, कोशिश ये करिए कि 75 प्लेसेस हैं, ज़्यादा तो है नहीं, तो उनको आप गूगल अर्थ पे डालिए, एक बार देख के आइए वो क्या जगह है, पीएमएस बनाइए, एसोसिएट करिए, ख़त्म। आपके माइंड में वो रहेगा, चिंता ना करिए, आपको उसको बैठ के रटने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, अब जो हमने इंपॉर्टेंट एरियाज देखे थे, उस एरियाज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ एरियाज कवर करते हैं। मेरे के लिए होपफुली आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा छोटा है लेकिन फिर भी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता जाता हूं। सोलर सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हमारा जो है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द मिल्की वे। आवर गैलेक्सी इज कॉल्ड एज द मिल्की वे, और इसको आकाश गंगा के नाम से भी बोला जाता है। मजेदार बात क्या है, इट इज स्पाइरल इन शेप। अभी जो लेटेस्ट डिस्कवरीज हुई हैं उसमें पता लगा है कि जो सन है हमारा और जो अर्थ मूव करती है, वो अभी तक हम देखते थे कि इस तरीके से वो दिखाते हैं उसको मूव करती है, ऐसा नहीं होता है। ये हर बार इसका पोजीशन, ये यहां से आया, फिर पोजीशन चेंज होता है, फिर ये आता है, फिर उसी पोजीशन पे एंड होता है, फिर ये आता है। इस तरीके से ये मूव कर रही है, जैसे एक एटम मूव कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, उस पॉइंट ऑफ व्यू से। और सिमिलरली पूरा एक स्पाइरल शेप में हमारी आकाशगंगा जो है वो मूव कर रही है, उसी के साथ हमारी अर्थ भी मूव कर रही है, सन भी मूव कर रहा है, सब इस तरीके से एक स्पाइरल शेप में मूव कर रहा है। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो मैंने आपसे शेयर करा। हमारे साथ जो नियरेस्ट गैलेक्सी है वो एंड्रोमेडा है, और हमारे यहां एक सन है, और ये डिस्प्यूटेड है 8 प्लैनेट्स, 9 और 8। क्वेश्चन अगर आता है तो 8 पे टिक लगा के आएंगे अभी, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा देयर आर एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स, कॉमेट्स, सैटेलाइट्स एंड प्लैनेट्स। नाउ एस्टेरॉइड बेल्ट कहां है, तो सन के बाद पहले जो 4 हैं, मार्स के बाद और जुपिटर के बीच में ये एस्टेरॉइड बेल्ट है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ये क्वेश्चन बनता है। उसके बाद सन क्या है, सन एक स्टार है, राइट, इट इज एन स्टार, और इट इज 109 टाइम्स बिगर देन अर्थ, वेट्स अराउंड 2 into 10⁻27 टन्स। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि यहां पर इतना ज्यादा जो तापमान है वो क्यों होता है, टेम्परेचर इतना क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम, और हीलियम वापस हाइड्रोजन। तो ये साइकिल चलता है वहां पे, हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम हाइड्रोजन, और उसके फ्यूजन और फिशन से क्या होता है, ये जो एनर्जी निकलती है वो हम तक फोटोन के फॉर्म में पहुंचती है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सनलाइट कितनी देर में अर्थ पे पहुंचती है, 8 मिनट्स 16.6 सेकेंड्स टू रीच अर्थ, 8 मिनट्स 16.6 सेकेंड्स टू अर्थ। जो फोटोन सन के सरफेस को छोड़ता है उसको अर्थ तक पहुंचने के लिए 8 मिनट 16.6 सेकेंड्स चाहिए होते हैं। नाउ अभी जो प्रेजेंट एज है सन की वो 5 बिलियन ईयर्स है, और जो टोटल लाइफ है वो एस्टिमेटेड है 10 बिलियन ईयर्स की। तो अभी 5 बिलियन ईयर्स की और लाइफ उसकी एस्टिमेटेड है। नाउ दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स अबाउट द सन। इसके बाद और भी है, लेकिन पहले जो हमारे पास है उसको हम करते चलें। आप इसको फटाफट नोट करें या बाद में नोट करें, अभी समझ लें। नाउ इररिलेवेंट है, हमें पता है प्लैनेट्स पे कोई क्वेश्चन अब तक नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी जो छोटी छोटी जानकारियां हैं वो हम लेते रहें। जैसे 88 डेज जो है वो रिवोल्यूशन का है एस्पेक्ट, और ये फास्टेस्ट रिवोल्यूशन बॉडी है सोलर सिस्टम में। इसका जो डायurnal रेंज है टेम्परेचर का
वो दिन में तो बहुत हॉट है और नाइट को एकदम कोल्ड है, लेकिन बहुत फास्ट डे और नाइट होते हैं क्योंकि स्पीड बहुत फास्ट है। नो एटमॉस्फेयर एंड नो सैटेलाइट, दिस इज नो एटमॉस्फेयर नो सैटेलाइट, इतनी चीज मरकरी के बारे में, ठीक है, और सन से नियरेस्ट है। ओके, ऑल्सो कॉल्ड अर्थ ट्विन। लोग मार्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, नहीं, वीनस इज कॉल्ड अर्थ ट्विन, ठीक है, थोड़ा सा स्मॉलर है अर्थ से, केवल 500 किलोमीटर लेस है डायमीटर में, ठीक है। इसको इवनिंग स्टार भी बोला जाता है और मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है। मॉर्निंग में ये ईस्ट में हमको दिखाई देता है और वेस्ट में ये हमें इवनिंग में दिखाई देता है। रात में इसको हम नहीं देख पाते हैं क्योंकि जब रात होती है तो हमारा जो जिस जगह रात होती है अर्थ पे वो इसके मूवमेंट से दूर हो जाता है, तो हमें ये नहीं दिखाई देता है। इट इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट्स, ठीक है, और जिसकी वजह से ये हमको दिखता है। ये क्लोजेस्ट प्लैनेट है अर्थ के, सबसे पास। अगर अर्थ का प्लैनेट पूछा जाएगा तो ये है, स्टार पूछा जाएगा तो सन है। ओके, नाउ कुछ और इंफॉर्मेशन है। हॉटेस्ट प्लेस इन द सोलर सिस्टम, और ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वहां पे क्योंकि 90 से 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। डे और नाइट का टेम्परेचर सेम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अगर आता है तो आपको ये नोट कर लेना चाहिए। ये जो है ये बैकवर्ड क्लॉकवाइज घूमता है, बाकी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ये क्लॉकवाइज घूमता है। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें। अब हम मार्स पे जाते हैं, अर्थ को हम बाद में लेंगे। तो पहला मरकुरी, दूसरा विनस, थर्ड अर्थ है, बाद में लेंगे मार्स फोर्थ। इसको रेड प्लैनेट भी बोला जाता है, ठीक है। और यहां पर पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ लोगों को लगती है कि है, और जो अभी रिसर्च हो रही है, ठीक है। और इसकी 2 सैटेलाइट्स हैं, फोबोस और डिमियोस। और इसमें करंट इवेंट पे जो क्वेश्चन बन सकता है वो मार्स को लेके पूरी मूवी बनी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। कब एक्सपीडिशन हुआ था, क्या एक्सपीडिशन हुआ था, कब वहां पर था, एंड सो ऑन। नाउ फिफ्थ इन द रो, इसके बीच में यहां पर मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट होती है, मैंने आपको बताया। नाउ दिस इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल प्लैनेट्स, जो कि टोटल 71% मास है सारे प्लैनेट्स का, सोलर सिस्टम का नहीं। सोलर सिस्टम का हमने ऑलरेडी देखा था क्वेश्चन में, 99.8% था, सन था, ठीक है। और इसको बोलते हैं लॉर्ड्स ऑफ द हेवन। ये एनर्जी, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, ये एनर्जी जो रेडिएट कर रहा है वो ज्यादा कर रहा है जितनी वो सन से रिसीव कर रहा है, क्योंकि उसके अपनी हीट भी उसके अंदर है। तो जो आ रही है सन से हीट वो तो आ ही रही है, उसके अलावा वो रिफ्लेक्ट भी कर रहा है, ठीक है। इसके एटमॉस्फेयर में मीथेन और अमोनिया है, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्यों? क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी मीथेन और अमोनिया थी मिलर्स एक्सपेरिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसकी वजह से डीएनए, आरएनए और वो सारी चीजें बनी और अल्टीमेटली फिर सेल का निर्माण हुआ। मतलब ऐसा हो सकता है आने वाले समय में कि ये इनोवेटेंट के रूप में आ जाए और यहां पर लाइफ किसी फॉर्म में आए। ओके, रेड स्पॉट इज डिटेक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ जुपिटर, और ये फास्टेस्ट रोटेशन है, इसका रोटेशन टाइम 9.8 आवर्स। वहां पर बात हो रही थी रिवोल्यूशन की, जब हम मरकरी की बात कर रहे थे, ये रोटेशन की बात है। ये सबसे तेज घूमने वाला प्लेनेट है। इसके 67 सैटेलाइट्स हैं, इट हैज गॉट 67 सैटेलाइट्स, ठीक है, जिसमें यूरोपा, गैनीमेडा एंड कैलिस्टो, ये जो 3 है ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो गैनीमेडा है ये लार्जेस्ट सैटेलाइट है सोलर सिस्टम का। सैटेलाइट की बात हो रही है, तो लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर हो गया, फास्टेस्ट रोटेशन जुपिटर हो गया, फास्टेस्ट रिवोल्यूशन मरकरी हो गया, और सबसे बड़ा सैटेलाइट गैनीडेमा हो गया। बस ये छोटी छोटी चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी है, और रिपीटेशन जो होता है
वो इम्पोर्टेंट होता है, रिवीजन इम्पोर्टेंट होता है। तो जब जब भी आप रिवाइज करना चाहते हैं अपने एग्जाम के लिए इन अगले 10-12 दिनों में, बस क्या करना है, वीडियो उठाना है, वीडियो उठा के एक बार देख लेना है, खत्म हो गया। नाउ सैटर्न, ये जुपिटर के बाद सेकंड नंबर पे है। ये मजेदार बात क्या है कि इसका जो रिवोल्यूशन का ईयर है 29 ईयर्स, मतलब 29 ईयर्स में एक बार पूरा रोटेट होता है, ठीक है। 10.3 आवर्स रोटेशन है और रिवोल्यूशन 29 ईयर्स है। पूरा सन का जो चक्कर लगाता है वो 29 ईयर्स में लगाता है, और दिन रात जो होती है वहां पे वो 10.3 आवर्स में होते हैं। इसकी डेंसिटी सबसे कम है, लीस्ट डेंसिटी है, और इसका यूनिक फीचर है कि इसके अंदर रिंग्स हैं जो हमें साफ तौर पे दिखाई देती हैं। 3 तो साफ तौर पे दिखाई देती हैं, राइट। इसके भी 62 सैटेलाइट्स हैं और प्रोमिनेंट इज टाइटन। तो याद क्या रखने वाला है, मार्स इन अर्थ का एक सैटेलाइट है, मरकरी वीनस नहीं हो गए। उसके बाद मार्स में 2 सैटेलाइट हैं। उसके बाद जब हम जुपिटर में जाते हैं तो सैटेलाइट आपने देखा 67, अब यहां पर 62। जैसे जैसे हम दूर जाते आ रहे हैं सैटेलाइट बढ़ते चले जा रहे हैं। ओके, नाउ यूरेनस, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ देखिए ध्यान से, वेस्ट से ईस्ट, ईस्ट से वेस्ट, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये ऐसे घूमता है अगर अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, और ये इंक्लाइंड है एट एन एंगल ऑफ 98 डिग्रीज। इसके अंदर 9 हल्के रिंग स्ट्रक्चर्स इसके चारों तरफ होते हैं, और इसमें भी 27 सैटेलाइट्स हैं, जिसमें एक मिरांडा और एरियल, ये 2 थोड़ा प्रमुख है। ओके, अब आ जाते हैं हम नेपट्यून। रिवोल्यूशन 165 ईयर्स, 165 साल, क्या बात है। और रोटेशन है 15.7 डेज। जब हम 15.7 डेज हम निकलते हैं तब जाके उसका एक दिन पूरा होता है। ये इंपॉर्टेंट था। और इसके बाद प्लूटो है जो प्लैनेट के लिस्ट में था, उसको प्लैनेट के लिस्ट से हटाया गया है, फिर लाया जाएगा, क्योंकि है वो प्लैनेट, लेकिन कुछ उसमें जो डेफिनेशन प्लैनेट की है उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसको पूरा नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उससे कई बार नहीं माना जाता है। अब हम आ जाते हैं मून पे, जो हमारा सैटेलाइट है, अर्थ का सैटेलाइट है। सरकमफ्रेंस 11,000 किलोमीटर्स, और अभी चंद्रयान से शुरू हुई थी कहानी जाने की वहां पर, तो 11,000 किलोमीटर का डायमीटर है। इतने किलोमीटर का ग्रेविटेशनल पोल इज 1/6 ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशन कम है। 27 1/3 डेज, ये क्वेश्चन था आपको अगर याद हो, और एग्जैक्ट अगर आप देखना चाहें तो 27 डेज 7 आवर्स 43 मिनट्स एंड 11.47 सेकेंड्स, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने का अर्थ का। अब मजेदार बात क्या है कि एक ही साइड हमको मून का दिखाई देता है, क्योंकि जब रोटेशन रिवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो जैसे जैसे अर्थ रोटेट हो रही है हर बार एक ही फेज रहेगा। जैसे यूनिपोलर मैग्नेट एक तरफ से केवल एक तरफ सन का हमें दिखाई देता है, दूसरा हमें नहीं दिखाई देता है। क्या है इसका मतलब, रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस इन एग्जैक्टली द सेम टाइम एज दैट ऑफ इट्स रिवोल्यूशन। रोटेशन और रिवोल्यूशन लगभग बराबर है, मतलब क्या हुआ, हर बार एक ही फेज हमारी तरफ रहेगा। दैट इज वाई वी कैन सी ओनली वन साइड ऑफ द मून। 59% जो है उसका सरफेस हम देखते हैं, उसमें कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। मून से 1.3 सेकेंड्स लगते हैं अर्थ पे लाइट को पहुंचने के लिए। उधर सन से लगते थे 8 मिनट्स 16.6 सेकेंड्स। नाउ नील आर्मस्ट्रांग एंड एडविन एडलिन वर रीच्ड मून ऑन 21 जुलाई 1969। उस यान का नाम था अपोलो 11, और जहां पर वो लैंड हुआ था उसको कहते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, जहां पे वो लैंड हुआ था मून पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है जो मून से रिलेटेड है। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने प्लैनेट पे, और यहां पर जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहे थे, रोटेशन, रिवोल्यूशन, इक्विनॉक्सेस, वो सारा उस रोटेशन से आता है। लेटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स, वो थे इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले तो ये, दिस इज कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट, इट इज कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट, और ये डेंसेस्ट है।
क्योंकि ज्यादातर जो प्लैनेट है वो गैसेस एटमॉस्फेयर है, यहां पर भी गैसेस एटमॉस्फेयर है, लेकिन वाटर ऑन अर्थ मेक्स इट मोर डेंसर, राइट। सर्कमफ्रेंस इज 40,232 किलोमीटर्स, 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और इसके दोनों तरह के मूवमेंट्स होते हैं, इट रोटेट्स एंड रिवोल्यूट्स बोथ। अब इसका क्या मतलब है, रोटेशन से डे एंड नाइट, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, डे एंड नाइट यहां से मिलता है हमको, और रिवोल्यूशन से क्या होता है, चेंज इन सीजन, यहां से सीजन हमको मिलते हैं, और ईयर का चेंज जो हम मानते हैं वो हम यहां से मानते हैं रेवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, रोटेशन पे आ जाते हैं क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, थोड़ा डिटेल में ले लेते हैं। एक इमेजिनरी एक्सिस हमने है जो मानी हुई है, और वहां पर हम वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, और हमारा जो टाइम है वो 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 40.91 सेकेंड्स है, हम जो एक बार रोटेट कर रहे हैं। तो डे और नाइट दोनों मिला के हम एक दिन मानते हैं, तो ये वो 4 मिनट और कुछ सेकंड हैं, 3 मिनट और कुछ सेकंड हैं जो इकट्ठे होते रहते हैं, और फिर वो एक दिन एक्स्ट्रा फरवरी में हम जोड़ लेते हैं 4 साल में, राइट। अर्थ रोटेशन रिजल्ट्स इन, क्या क्या होगा इससे, डेज एंड नाइट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया। इससे काम और होता है, इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द विंड एंड ओशन करंट्स। इसको थोड़ा यहीं पे समझ लीजिए क्योंकि एयर करंट भी आएगा, इंपॉर्टेंट है। अर्थ में इक्वेटर है बीच में, जब अर्थ रोटेट कर रहा है तो एक फास्ट बॉडी रोटेट कर रही है, जैसे कि बस में अगर आप खड़े हैं और एकदम से ब्रेक लगेगा तो क्या होगा, आप पीछे की तरफ जाएंगे कि आगे की तरफ जाएंगे, ऑब्वियसली आप आगे की तरफ जाएंगे, और इसी तरह से बस एकदम से स्टार्ट होगी तो आप पीछे की तरफ फॉल बैक करेंगे। मतलब जो बस चल रही है उसके ऊपर आप हैं, लेकिन उसी स्पीड से आप आगे नहीं बढ़ रहे। दिस इज व्हाट हैपेंस विद द एटमॉस्फेरिक एयर एंड ओशन करंट्स, कि ऊपर वाले एरिया में वो उस स्पीड से नहीं उसके साथ चल पा रहे जिस स्पीड से अर्थ चलता है, जिसकी वजह से ये सारे डिस्टर्बेंसेस होते हैं। मैं डिस्टर्बेंसेस नहीं बोलूंगा, उसकी वजह से हम आज अर्थ पर रह पा रहे हैं, उसकी वजह से रेनफॉल प्रॉपर होता है, क्योंकि ये ऐसा होता है। इसका पूरा डिटेल जब हम इसको क्लासेस में कराते हैं तो हम बताते हैं, फिलहाल अभी इतना टाइम नहीं है उसको करने के लिए, आगे चलते हैं। राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स एवरी डे। अब ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी गया है, इसलिए हम इसको ध्यान से समझ लेते हैं। Now, the longest day in North Hemisphere is 21st June, while shortest day is on 22nd December. ये हेमिस्फीयर के हिसाब से है, सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्थ हेमिस्फीयर। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में है तो इसका उल्टा हो जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर में। इस पर क्वेश्चन बन सकता है, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहां क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप अच्छे से रिलेट कर लें। अब दिन और रात कहां बराबर होते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल एट इक्वेटर, ऑलमोस्ट इक्वल एट इक्वेटर, ये हमको ध्यान रखना है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसपे हम बात करते हैं रेवोल्यूशन की। नाउ इट इज एन इलेप्टिकल ऑर्बिट, राइट, और जो अर्थ का शेप है उसका वर्ड है जियोइड। तो आपको ये याद रखना है, अर्थ का जो शेप है वो जियोइड शेप है, और जो उसका ऑर्बिट है वो इलेप्टिकल है, और ये अराउंड द अर्थ घूमता है। एवरेज ऑर्बिटल स्पीड इज 29.79 किलोमीटर पर सेकेंड, 365 डेज, 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 45.51 सेकेंड्स। यहां से हमारा कैलेंडर फरवरी का आता है, ठीक है। इट रिजल्ट्स इन 1 एक्स्ट्रा डे एवरी 4th ईयर। ये मैं जब आपको बता रहा हूं तो एक मजेदार बात भी बताता हूं, जरा एक बार कैलेंडर देखिएगा, जॉर्जियन कैलेंडर देखिएगा 1572 का, और उसमें जाके जरा सितंबर में चेक करिएगा वो कैलेंडर पूरा है कि कुछ गलती है, चेक करिएगा, फिर इस पर हम बाद में बात कर सकते हैं। ओके, अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है, क्या क्या
चीजें होती हैं रिवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या उससे असर क्या पड़ता है? तो उससे क्या असर पड़ता है? सबसे पहली चीज जो उससे असर पड़ता है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, चेंज इन सीजन्स। फिर क्या है? वेरिएशन ऑफ लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स एंड डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। इट इज नॉट ओनली एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर, एट डिफरेंट प्लेसेज एट डिफरेंट टाइम्स, राइट? विंड बेल्ट शिफ्ट होती है, जो मैंने बताया, इट इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। विंड बेल्ट शिफ्ट होती हैं जिसकी वजह से रेन्स बहुत आसानी से कुछ एरियाज में जाते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिट्यूड्स, हमको लैटिट्यूड्स के बारे में पता लगता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, पोलर्स, तो ये हमको मालूम पड़ते हैं इससे। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ चुका है 2 बार। क्या है? दीज आर डेट्स विच व्हेन डेज एंड नाइट्स आर इक्वल, व्हेन डेज एंड नाइट्स आर इक्वल। हमने देखा था इक्वेटर पे डेज और नाइट्स इक्वल होते हैं, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। लेकिन यहां पर हम जब बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं वर्नल इक्विनॉक्स की और ऑटमनल इक्विनॉक्स की, मार्च 21 एंड सितंबर 23। प्लीज डोंट कंफ्यूज इट विथ द अदर हाफ जो हम अभी पढ़ चुके हैं, वो और ये डिफरेंट है, ठीक है? यहां पर बात हो रही है डे और नाइट के लेंथ की, राइट? तो 21 मार्च और 23 सितंबर, ये दोनों डेट्स दिमाग में बैठा लीजिए, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। नाउ होपफुली मेरे गले की वजह से आपको ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं हो रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं थोड़ा आप तक सामान पहुंच जाए, क्योंकि एग्जाम तो अपने ही समय पे होगा। नाउ सोलिसिस, द टाइम ऑफ द ईयर व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ डेज एंड द लेंथ ऑफ द नाइट इज द लार्जेस्ट। जब सबसे ज्यादा होता है तो हम उसको सोलिसिस बोलते हैं। ड्यूरिंग दीज डेज द सन शाइन्स डायरेक्टली ओवर द ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर डायरेक्टली सन पड़ रहा होता है, और ये डेट्स हैं जून 21 और दिसंबर 22, जो हम पहले भी देख चुके हैं। तो प्लीज इन दोनों में आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये इक्विनॉक्स है, ये सोलिसिस। तो यहां पर इसको समर और विंटर सोलिसिस बोला जाता है, और इन दोनों चीजों में प्लीज कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, आता भी है। ओके, नाउ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ये भी हमने देखा है, इस पे भी क्वेश्चंस आए हैं, पुराने सालों में आए हैं। तो इमेजिनरी पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है? और जो सेंटर है वो सबसे बड़ा लैटिट्यूड है जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं, और वो 0 डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। नॉर्थ पोल साउथ पोल हम 90 डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, और इसके बीच में हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डाला हुआ है। ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ये हमने बनाई हुई है अपनी सहूलियत के लिए, जिससे हम किसी भी पार्ट ऑफ द अर्थ को आसानी से स्टडी कर पाते हैं। और अब आ गया लॉन्गिट्यूड। तो जो लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स हैं उसमें क्या है? नाउ ये एंगुलर डिस्टेंस है, ये सेंटर ऑफ द अर्थ से लिया जाता है, ठीक है? और बहुत सारे सेमी सर्कल्स हैं जिनको हम नॉर्थ टू साउथ पोल एक्सटेंड कर देते हैं, और वहां पर इनको मेरिडियंस भी बोला जाता है। नाउ इसकी एक्सटेंट जो है 30 डिग्री है, और 1 टाइम जोन जो है वो लिया जाता है सिलेक्टिंग 82.5 डिग्री ईस्ट। ये स्टैंडर्ड टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, जो कि 5 घंटा और 30 मिनट है अहेड ऑफ जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम से। ये किसका टाइम हम बात कर रहे हैं? ये हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो ग्रीनविच मीन टाइम से हम 5.5 घंटे जो है वो अहेड चलते हैं, और ग्रीनविच मीन टाइम जो है वो हमको ये बताता है कि ये मीन टाइम है, उससे हम 5.5 घंटे आगे चलते हैं। ओके, नाउ ये क्वेश्चन था जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया। इंटरनेशनल डेट लाइन, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां पर 180 डिग्री मेरिडियन, ये पैसिफिक ओशन के ऊपर से जा रहा है, ठीक है? और इसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। ये एल्यूटियन आइसलैंड, ये
नोट कर लीजिएगा, फिजी, समोआ और गिलबर्ट आइलैंड, ये वो लाइन है जहां पे एक ही जगह के आसपास एक तरफ कोई तारीख होती है और दूसरी तरफ कोई तारीख होती है, क्योंकि यहां पर पूरा सर्किल हो गया 360 डिग्री का, और यहां पर जो डिवीजन हुआ उस हिसाब से लगभग 24 घंटे का अंतर आ जाता है। तो ट्रेवलिंग क्रॉसिंग द डेट लाइन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रहे हैं, फ्रॉम जापान टू यूएसए, रिपीट ए डे एंड ट्रेवलर क्रॉसिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये दे लूज अ डे। मतलब मैं अगर 24 तारीख को गया, तो अगर मैं जापान से यूएसए की तरफ जा रहा हूं तो वहां जाके फिर से मुझे 24 तारीख देखनी पड़ेगी। लेकिन इसका उल्टा अगर मैं कर रहा हूं तो मेरा एक दिन कम हो जा रहा है। Now, there were again questions from eclipses. Lunar and solar eclipse. When Earth comes between sun and moon. And this is the one of the basic questions. कि कब होता है लूनर? जब अर्थ आ जाती है मून और सन के बीच में, सन दिखना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सन की लाइट मून पे नहीं पड़ेगी, तो लूनर एक्लिप्स। लूनर मीन सन, मून गायब हो गया। अब occurs only on full moon day, however it does not occur on every full moon day. फुल मून डे पे होता है, लेकिन हर फुल मून डे पे नहीं होता, क्योंकि कुछ पोर्शन हमको कभी कभी दिखता रहता है। जबकि सोलर एक्लिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो अब क्या हो गया, मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ, तो हम अर्थ से सन को नहीं देख पाते, कुछ पोर्शन सन का या पूरा सन छुप जाता है, और इसलिए वो सोलर एक्लिप्स कहलाता है। सोलर मीन सन छुप गया। और ये पार्शियल भी होता है और टोटल भी होता है। अकर्स ओनली ऑन अ न्यू मून डे, वो फुल मून डे था, ये न्यू मून डे है। व्हेन द मून इज इन लाइन विद द सन, however due to the inclination of the moon's orbit a solar eclipse doesn't occur on every new moon day. हर न्यू मून डे पे नहीं होता है, पर्टिकुलर होता है, और इसको हम लोग कैलकुलेट करके पहले से जान लेते हैं। नाउ अभी तक जो हमने किया उसमें हमारे कुछ क्वेश्चंस बने हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पे अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए क्रस्ट, मेंटल और कोर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो क्रस्ट सबसे ऊपर का लेयर है, मेंटल उसके बीच का लेयर है, कोर सबसे नीचे का लेयर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसमें क्वेश्चन आ सकता है, जो कोर है हमारा वो आयरन और निकल का बना हुआ है, फीनी। नाउ कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट पे कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। क्वेश्चन यह आ सकता है सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट है, ऑक्सीजन गैस के जो टोटल एलिमेंट्स अगर हम पुट अप कर लें, हर चीज के कंपाउंड में भी चेक कर लें, तो ये होगा। एरिया वाइज सबसे बड़ा एशिया है, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, ये इन्होंने एक लिस्ट दी हुई है। अब आ जाते हैं एटमॉस्फेयर पे, ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन था हमारा, जहां पर जो एटमॉस्फेयर है वो करीब 29 किलोमीटर्स का हमारा जो है अर्थ सरफेस से है। और ये एक लिस्ट है जहां पर बिगेस्ट, हाईएस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड ऑफ द वर्ल्ड है। और ये लिस्ट भी हम आपको अभी लाइन में डाल देंगे, आप उसमें देख सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। करना क्या है, वही सिंपल पीएमएस मेथड, दोनों चीज़ों को रिलेट करिए और साथ में जोड़कर याद कर लीजिए। जो ना हो वो आप मेरे को चैनल पे भेज सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, हम वो आपके साथ अभी हैं अगले 8-9 दिन, तो उसको हम टेकअप कर लेंगे आपके लिए। सब याद करने की कोशिश नहीं करेंगे, जो ऑलरेडी मालूम है उसको रहने दीजिए, जो नई चीज ऐड करनी है उसमें ये मेथड यूज कर लीजिए। नाउ वी कम टू ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली हमें पता है कहां से कहां तक होता है। आपको मैं बता देता हूं, जो 7th क्लास का बुक है ज्योग्राफी का, एनसीईआरटी का, और जो 9th क्लास का बुक है एनसीईआरटी का, एक बार अगर आप उसे देख लेंगे तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। 7th एंड 9th एनसीईआरटी। नाउ इसमें अभी तक हमारे पास कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली पोजीशन ऑफ द स्टेट आ सकता है, ये पूछा जा सकता है कि कहाँ चीज कौन सी है, वो ऑन द मैप लिक्विड होता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन पे अभी तक कुछ नहीं आया है,
लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि जो रेलवे जोन्स हैं वो कितने जोन्स हैं, कुल कितने जोन्स में इंडिया का रेलवेज डिवाइडेड है, ठीक है। और रोडवेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। इस बार जो क्वेश्चन मुझे लगता है आ सकता है वो वाटरवेज पे आ सकता है, और इसके लिए आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। आपको पता करना है कि वाटरवे नंबर 1 कहां से कहां तक जाता है, कहां से शुरू होता है और कहां तक जाता है, ये अपने दिमाग में आप रखिएगा। ये नए ट्रेंड शुरू हुआ है तो ये आपको मालूम होना चाहिए। कहां मेजर पोर्ट्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें 2-3 क्वेश्चंस आ गए। बाखरा नगर प्रोजेक्ट कहां है, कौन सी रिवर पे है। चंबल वैली प्रोजेक्ट कहां है और कौन सी रिवर पे है। इसमें से हमने देखा था कुछ ऑलरेडी आ गए हैं और कुछ ये आपके सामने हैं जो आप इनको आराम से देखिएगा फुर्सत में, और जो चीज़ याद नहीं होगी अगेन मेरी तरफ आप डालिएगा, मैं उसको आपको याद करा दूंगा। नाउ ये कुछ इंडस्ट्री से रिलेटेड है जो मैंने आपके लिए तैयार किया है, जो लिस्ट है आपके लिए तैयार है। इसमें कहां पर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे इक्विपमेंट्स लोकोमोटिव जो है चितरंजन पश्चिम बंगाल में बनते हैं। अभी कई सारी चीजें हैं जो नई हुई हैं इस साल, वो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। हमने कोशिश करी है ये हम पूरा ऐड कर लें। मिनरल रिसोर्सेज इंडिया में छोटी सी लिस्ट है, कहां पर क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो बॉक्साइट पूछा जा सकता है। माइका के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली इंडिया रैंक करता है, इसलिए माइका इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे यहां कितने सीजन्स होते हैं। ये क्वेश्चन आपने देखा था, जूम कल्टीवेशन अभी आ चुका है, ठीक है। इंडिया की इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन सी हैं, और इसमें इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है कि कौन सा स्टेट किस क्रॉप में सबसे ज्यादा है, वो आपको देखना है। ये जो लिस्ट है ये आपको मालूम होना चाहिए, कॉटन कहां, राइस कहां, कौन सा स्टेट है जो उसमें सबसे ज्यादा है। अगेन नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, आप देखेंगे ये स्टैटिक जीके के पार्ट्स हैं सारे, ज्योग्राफी का स्टैटिक जीके है ये, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ ये देखना है, सब ना याद करके आपको देखना है इस बार पिछले साल कौन सी चीज न्यूज में थी और केवल उसको उठाना है, राइट। नाउ ये आप देखिए, चीफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश। वीट ऑयल सीड्स कहाँ है, टी कहाँ है। इसमें जहां जहां इंडिया आ रही है बेधड़क वो आपको मालूम होना चाहिए, वो आपको बिल्कुल 100% मालूम होना चाहिए, क्योंकि और वो कौन सा रैंक में आ रहा है ये आपको मालूम होना चाहिए। सेम इज वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर कुछ इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स, इस पे देखिए एक मिक्स क्वेश्चन आया था, कौन सा डेजर्ट एशिया में नहीं है, ये हमने देखा था, ठीक है। और यहां पर फिर आ गए माउंटेन रेंजेस में, तो इसके अंदर जो क्वेश्चन आ सकता है वो हिमालय बेस्ड आ सकता है, माउंट एवरेस्ट बेस्ड आ सकता है। वो पूछेगा कहां पर लोकेटेड है, इंडिया में है कि नहीं है, दैट कैन बी द क्वेश्चन, ठीक है। और ये आइसलैंड हो गए आपके। उसके बाद ये हमने बात करी थी कुछ एटमॉस्फेयर से रिलेटेड, जो मिजोस्फीयर में क्या होता है, आइनोस्फीयर में क्या होता है, इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट्स। बहुत ज़्यादा इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत डिटेल में आपसे नहीं पूछने वाला है वो, ठीक है। ये पूरा आपको एक्सोस्फीयर, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर और उसमें इंपॉर्टेंस, और फिर मेजर रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड कौन कौन से हैं और इंपॉर्टेंट लेक्स कौन से हैं। ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन, ये इंपॉर्टेंट एरियाज थे जो मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए हुए हैं। इसको भी मैं आपके इसमें डाल रहा हूं और फिर आप उसको एक बार चेक कर लीजिए। इतना ही अगर आपको नॉलेज है तो आप 90% काम कर चुके हैं ज्योग्राफी का, राइट। तो थोड़ा सा इस पे वर्कआउट करिए और उसमें फिर मुझे बताइए। जब एग्जामिनेशन आप देंगे तो ऑब्वियसली आपको पता लगेगा कि कितना आपने करा और उसमें से क्या क्या आया है, वो फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, लास्ट 25 ईयर्स अराउंड आई एम टीचिंग, और उसके अंदर जो मैंने पाया है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है, सबसे पहले पेपर देखो, पेपर देखने के बाद पता लगता है कहाँ से आएगा, और फिर वो टॉपिक उठाओ
और उस टॉपिक को डिटेल स्टडी कर लो। बाकी टॉपिक्स नहीं छोड़ने हैं वो, लेकिन बाद में, पहले जो इंपॉर्टेंट है वो हमको देखना है। ध्रुव कह रहे हैं कि क्वेश्चंस लीजिए, ठीक है, तो जो क्वेश्चंस लीजिए वो मैं शुरू में ले चुका हूं क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस वो थे जो पिछले 10-12 साल में आए हैं, और मैंने कोशिश करी है मैं कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ूं। सारे के सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम में एफकैट के अंदर आए वो मैंने इसमें ले लिया, क्योंकि सीरीज एफकैट के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है। इसी में जब हम एनडीए, सीडीएस और बाकी चीज़ें लेके आएंगे तो वो हम करेंगे। आज के लिए इतना ही है, और कल हम फिर किसी नए सब्जेक्ट को लेके चलेंगे आपके साथ और उसको करेंगे। अभी आपको थोड़ी देर में इसमें पूरा डिटेल मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को, और एक बार इसको गो थ्रू कर सकते हैं। जो चीज़ आपको डिफ़िकल्टी हो वो मुझे ज़रूर कम्युनिकेट करिए, जिससे कि मैं उस पर वर्क करके आपके लिए स्पेसिफिक चीज़ें लेके आ पाऊँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत पेशेंटली आप लोगों ने सुना। मेरे ख्याल से आपको कुछ हेल्प होगी इससे। और जो आज का सेशन हुआ इसमें हमने 3 से 5 क्वेश्चंस कलेक्ट करे। सिमिलरली कल जो सेशन हुआ था उसमें भी 3 से 5 क्वेश्चंस हमने करे, तो हम लगभग 6 से 10 क्वेश्चंस अपने पेपर के हम कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी का अब हम कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।